नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर निकल रहे हैं, स्विट्जरलैंड के सपनों जैसे देश की ओर। जी हाँ, स्विट्जरलैंड। सोचते ही मन में बर्फ से ढके पहाड़, शीशे सी साफ झीलें, छोटे छोटे खूबसूरत गांव और वो दुनिया की सबसे बढ़िया चॉकलेट, बिल्कुल। तो आज हम इसी पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ, खासकर उन लोगों के लिए जो पहली बार स्विट्जरलैंड जाने का सोच रहे हैं। 7 दिन में कैसे एक यादगार ट्रिप प्लान की जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमने अलग-अलग अनुभवों और यात्रा कार्यक्रमों को देखा है और कोशिश करेंगे कि एक संतुलित नजरिया पेश कर सकें। बिल्कुल, क्योंकि 7 दिन में सब कुछ देखना तो मुमकिन नहीं है, पर हाँ, एक बहुत अच्छा स्वाद जरूर मिल सकता है स्विट्जरलैंड का। और हम आज खास तौर पर ट्रेन यात्रा पर फोकस करेंगे। मुझे लगता है पहली बार जाने वालों के लिए ये सबसे आसान रहता है ना? एकदम सही। स्विट्जरलैंड का ट्रेन नेटवर्क कमाल का है, बहुत एफिशिएंट, समय पर, और नज़ारे तो खैर मिलते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी। किसी भी यात्रा से पहले कुछ जरूरी बातें जान लेना अच्छा रहता है। बिल्कुल। सबसे पहली चीज जो शायद कई लोगों को पता भी होगी कि स्विट्जरलैंड थोड़ा महंगा देश है। हाँ, ये बात तो है। मतलब पानी की बोतल से लेकर खाने पीने तक चीजें महंगी लग सकती हैं। इसीलिए बजट पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक बहुत अच्छी टिप जो काम आती है वो है सुपरमार्केट। हाँ, मैंने भी सुना है कूप और मिग्रोस के बारे में। कहते हैं वहां से खाना, स्नैक्स, पानी वगैरह लेने से काफी बचत हो जाती है। बिल्कुल, आप सैंडविच, सलाद, फल, यहाँ तक कि रेडी टू ईट मील्स भी ले सकते हैं, जो रेस्टोरेंट के मुकाबले काफी सस्ते पड़ते हैं। पिकनिक जैसा माहौल भी बन जाता है। बढ़िया आइडिया है। अच्छा, बजट के बाद अगली जरूरी चीज है पैकिंग। ओह हाँ, पैकिंग। स्विट्जरलैंड के मौसम का कोई भरोसा नहीं, खासकर पहाड़ों में। मतलब एक ही दिन में धूप, छांव, बारिश सब देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। इसीलिए सबसे जरूरी है लेयर्स में कपड़े पैक करना। मतलब टी शर्ट, उसके ऊपर फ्लीस या स्वेटर, और फिर एक वाटरप्रूफ जैकेट। और वो जैकेट हुड वाली हो तो और भी अच्छा है ना, बारिश से बचने के लिए। एकदम सही। और सबसे जरूरी चीज, आरामदायक जूते। हाँ, ये तो मैं हर यात्रा के लिए कहती हूँ, पर स्विट्जरलैंड में शायद और भी जरूरी है। बहुत जरूरी। आप रोजाना औसतन 10 से 15 हजार कदम चलेंगे ही चलेंगे। शहर घूमना हो, पहाड़ों पर हाइकिंग करनी हो, अच्छे जूते बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो लेयर्स, रेन जैकेट और कंफर्टेबल जूते लिस्ट में ऐड हो गया। अब बात करते हैं घूमने फिरने की। सुना है वहाँ ट्रैवल पास बहुत काम आते हैं। जी हाँ, पास लेना लगभग हमेशा ही फायदे का सौदा रहता है। 2 मुख्य विकल्प हैं, स्विस ट्रैवल पास और स्विस हाफ फेयर कार्ड। इनमें क्या फर्क है, कौन सा लेना बेहतर है? देखिए, स्विस ट्रैवल पास थोड़ा महंगा आता है, लेकिन इसमें आपको लगभग सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, बस, बोट पर अनलिमिटेड यात्रा मिलती है। अनलिमिटेड मतलब जितनी बार चाहे उतनी बार चढ़े उतरे? बिल्कुल। और साथ ही 500 से ज्यादा म्यूजियम में एंट्री फ्री मिलती है, और कई माउंटेन रेलवे या केबल कार पर 50% तक की छूट भी मिलती है। वाह, ये तो काफी सुविधाजनक लगता है। और दूसरा वाला हाफ फेयर कार्ड? स्विस हाफ फेयर कार्ड सस्ता है। इसे लेने के बाद आपको ज्यादातर ट्रांसपोर्ट टिकटों पर 50% की छूट मिलती है, लेकिन हर बार आपको टिकट खरीदना पड़ेगा। तो इसमें हर यात्रा के लिए टिकट लेने का झंझट रहेगा। हाँ, तो चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी यात्रा योजना कैसी है। अगर आप बहुत ज्यादा घूमने वाले हैं, कई शहर और पहाड़ कवर करने वाले हैं, रोज ट्रेन और बोट इस्तेमाल करने वाले हैं, तो स्विस ट्रैवल पास शायद ज्यादा फायदेमंद हो। और अगर कम यात्रा करनी है या कुछ ही जगहों पर फोकस करना है तो शायद हाफ फेयर कार्ड से काम चल जाए। हाँ बिल्कुल। मेरा सुझाव है कि जाने से पहले अपनी संभावित यात्राओं की एक लिस्ट बनाकर थोड़ी कैलकुलेशन कर लें। एसबीबी की वेबसाइट या ऐप पर टिकटों की कीमत देखकर अंदाजा लग जाएगा कि कौन सा पास बेहतर रहेगा। एसबीबी ऐप, ये क्या है? ये स्विस फेडरल रेलवेज एसबीबी का मोबाइल ऐप है। इसे जरूर डाउनलोड कर लें। यह स्विट्जरलैंड में यात्रा करने के लिए लाइफ सेवर है। अच्छा, कैसे? इसमें आप ट्रेनों के टाइम टेबल देख सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म से ट्रेन मिलेगी, कोई देरी तो नहीं है, सब रियल टाइम जानकारी मिलती है। टिकट भी बुक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। ठीक है, तो एसबीबी ऐप जरूर डाउनलोड करना है। और रहने की जगह, होटल वगैरह कब बुक करने चाहिए? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, खासकर अगर आप पीक सीजन गर्मियों में जा रहे हैं और इंटरलेकन या जर्मेट जैसी लोकप्रिय जगहों पर रुकना चाहते हैं। होटल जल्दी भर जाते हैं और महंगे भी हो जाते हैं। और कोई जरूरी सामान जो साथ ले जाना चाहिए? हाँ, एक यूनिवर्सल पावर अडेप्टर ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ के सॉकेट अलग होते हैं। और एक पोर्टेबल पावर बैंक भी बहुत काम आता है।
दिन भर घूमते हुए फोन या कैमरे की बैटरी खत्म हो सकती है। सही कहा। अच्छा, वहाँ करेंसी कौन सी चलती है? यूरो? नहीं, स्विट्जरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। उनकी अपनी करेंसी है स्विस फ्रैंक, CHF। ओह, अच्छा, तो हमें स्विस फ्रैंक लेके जाने होंगे। हाँ, थोड़ी कैश जरूर रखें, खासकर छोटी दुकानों या मार्केट्स के लिए। वैसे ज्यादातर जगहों पर क्रेडिट कार्ड आराम से चलते हैं, पर अपने बैंक से फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में पहले ही पता कर लें। ठीक है। और भाषा? वहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? इंग्लिश चलेगी? स्विट्जरलैंड में 4 आधिकारिक भाषाएं हैं: जर्मन, फ्रेंच, इतालवी और रोमांच। अलग अलग हिस्सों में अलग भाषा बोली जाती है। अरे बाप रे, 4 भाषाएं! हाँ, पर घबराने की बात नहीं है। टूरिस्ट जगहों पर, होटलों में, स्टेशनों पर आपको अंग्रेजी बोलने वाले आराम से मिल जाएंगे, काम चल जाता है। चलो, ये राहत की बात है। अब सबसे जरूरी सवाल, जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए, स्विट्जरलैंड साल भर खूबसूरत रहता है, पर अगर आप हाइकिंग करना चाहते हैं, पहाड़ी रास्ते खुले चाहते हैं और मौसम सुहावना चाहते हैं, तो देर मई से लेकर सितंबर तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय हरियाली भी खूब होती होगी। बिल्कुल, झीलें नीली, घास के मैदान हरे, फूल खिले हुए नज़ारे बहुत सुंदर होते हैं। और अगर बजट कम हो तो सस्ता समय कौन सा है? अक्टूबर और नवंबर, शोल्डर सीजन में यात्रा थोड़ी सस्ती हो सकती है, भीड़ कम होती है, लेकिन इस समय मौसम काफी ठंडा और अप्रत्याशित हो सकता है। कई पहाड़ी रास्ते, केबल कार और कुछ आकर्षण बंद भी हो सकते हैं, तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। समझ गई। तो मेरे ख्याल से पहली बार जाने वालों के लिए शायद गर्मियां देर मई सितंबर ही बेहतर रहेंगी। हाँ, मैं भी यही सलाह दूंगा। ज्यादातर चीजें खुली मिलेंगी और आप ज्यादा अनुभव ले पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई यात्रा से पहले की तैयारी। अब उस 7 दिन के रोमांचक सफर पर चलें। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं दिन 1 से। दिन 1, हम मान लेते हैं कि आप ज्यूरिक एयरपोर्ट ZRH पर लैंड कर रहे हैं। हाँ, ज्यूरिक सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ज्यादातर फ्लाइट्स यहीं आती हैं। तो ज्यूरिक पहुंचकर क्या करना है? शहर घूमना है? देखिए, एक सुझाव ये है कि ज्यूरिक पहुंचकर सीधे लुसर्न के लिए ट्रेन पकड़ लें। एयरपोर्ट के नीचे ही रेलवे स्टेशन है और वहां से लुसर्न के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिलती हैं। अच्छा, ज्यूरिक ना घूमे पहले। इसका लॉजिक ये है कि ये आपकी यात्रा की शुरुआत में सबसे लंबी ट्रेन यात्राओं में से एक होगी, लगभग 1 घंटा। इसे पहले ही कर लेने से आप सीधे स्विट्जरलैंड के दिल में पहुंच जाते हैं। ज्यूरिक को वापसी में देख सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। लुसर्न क्यों? इससे बेस क्यों बनाए? लुसर्न, वो एक बेहद खूबसूरत शहर है। एक तरफ झील, दूसरी तरफ पहाड़, और शहर खुद में मध्ययुगीन आकर्षण से भरा हुआ है। यहाँ से आसपास के पहाड़ों पर जाना भी बहुत आसान है। ठीक है, तो ट्रेन से लुसर्न पहुंचे, फिर? होटल में चेक इन करें। आप शहर के केंद्र में रुक सकते हैं या झील के किनारे, या फिर पास के किसी शांत इलाके जैसे अल्पनाच में। सामान रखें, थोड़ा फ्रेश हों और फिर निकल पड़े लुसर्न घूमने। सबसे पहले क्या देखें? वो मशहूर लकड़ी वाला पुल। हाँ, चैपल ब्रिज। ये यूरोप का सबसे पुराना ढका हुआ लकड़ी का पुल माना जाता है। इसकी छत के नीचे जो तिकोनी पेंटिंग्स हैं, वो लुसर्न का इतिहास बताती हैं। मैंने सुना था इसमें आग लग गई थी। जी हाँ, 1993 में एक दुखद आग लगी थी जिसमें इसका बड़ा हिस्सा जल गया था, लेकिन इसे बहुत खूबसूरती से दोबारा बनाया गया है। इसके साथ ही वाटर टावर भी है, जो पहले जेल और आर्काइव हुआ करता था। वाह! और पुल के बाद? पुल पार करके आप ओल्ड टाउन में पहुंच जाते हैं। यहाँ की पत्थर की संकरी गलियों में घूमना, रंगीन इमारतों को देखना, छोटे छोटे फाउंटेन, ये अपने आप में एक अनुभव है। सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। यहीं पास में एक और जरूरी जगह है, लायन मॉन्यूमेंट, मरते हुए शेर का स्मारक। हाँ, इसके बारे में पढ़ा है मैंने। ये काफी भावुक कर देने वाला है ना? बिल्कुल, इसे उन स्विस गार्ड्स की याद में बनाया गया है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान मारे गए थे। मार्क ट्वेन ने इसे दुनिया का सबसे मार्मिक और दिल छूने वाला पत्थर का टुकड़ा कहा था। इसे देखना न भूलें। जरूर। शाम को क्या कर सकते हैं लुसर्न में? आप झील किनारे टहल सकते हैं, बोट्स को आते जाते देख सकते हैं। मौसम अच्छा हो तो झील में स्विमिंग भी कर सकते हैं कुछ जगहों पर। अच्छा, और खाने पीने के लिए? बहुत सारे कैफे और रेस्टोरेंट्स हैं। आप झील किनारे किसी रेस्तरां में बैठ सकते हैं, जैसे द एल्प्स या द एर्नेस्टो इटालियन, या फिर मिलफ्यूल भी काफी लोकप्रिय है। अगर बजट बचाना है तो सुपरमार्केट तो है ही। ठीक है, तो पहला दिन लुसर्न के नाम। अब दूसरे दिन क्या करें? दिन 2 पूरी तरह से पहाड़ों के नाम।
लूसन की खासियत यही है कि यहाँ से कई खूबसूरत पहाड़ों पर जाना बहुत आसान है। आपको किसी एक को चुनना होगा। कौन कौन से विकल्प हैं? सबसे मशहूर विकल्पों में है माउंट टिटलिस, माउंट पिलाटस और माउंट रिगी। ओह, तीनों पर तो नहीं जा सकते एक दिन में? नहीं, एक दिन में एक ही पहाड़ ठीक से हो पाता है। हाँ चलिए माउंट टिटलिस की बात करते हैं। हाँ, टिटलिस का नाम बहुत सुना है। बर्फ वगैरह होती है वहाँ? जी हाँ, टिटलिस पर साल भर बर्फ रहती है। यहाँ जाने के लिए आपको पहले एंगरबर्ग नाम के गांव तक ट्रेन लेनी होगी, लूसन से लगभग 45 मिनट। ठीक है, एंगलबर्ग। फिर? एंगलबर्ग से शुरू होता है केबल कार का सफर। पहले आप एक गोंडोला से ट्रुप्सी नाम की झील तक पहुंचते हैं और फिर वहां से दुनिया की पहली घूमने वाले केबल कार रोटेर आपको टिटलिस की चोटी 3020 मीटर तक ले जाती है। घूमने वाली केबल कार? जी मतलब वो ऊपर जाते हैं घूमती है? हाँ, 360 डिग्री घूमती है ताकि आपको चारों तरफ के नज़ारे दिख सकें। ये अपने आप में एक अनुभव है। वाह! और ऊपर पहुंचकर क्या-क्या कर सकते हैं? ऊपर आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, आप क्लिफ वॉक पर चल सकते हैं। ये यूरोप का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। ओह माय गॉड! ये डरावना नहीं है? थोड़ा रोमांचक तो है। नीचे गहरी खाई दिखती है। फिर आप ग्लेशियर के अंदर बनी आइस केव में जा सकते हैं और आइस फ्लायर चेयरलिफ्ट से ग्लेशियर के ऊपर उड़ने का मजा ले सकते हैं। स्नो ट्यूबिंग भी होती है। क्या बात है! मतलब पूरा एडवेंचर। और ऊपर कुछ खाने पीने को मिलता है? गरम चॉकलेट? बिल्कुल, पैनोरामा रेस्टोरेंट है जहां से नज़ारे देखते हुए आप खा पी सकते हैं। गरम चॉकलेट पीना तो बनता है इतनी ठंड में। नीचे आते हुए ट्रूप्सी झील पर रुकना ना भूलें, वहां भी टहल सकते हैं। ये तो जबरदस्त लग रहा है। दूसरा विकल्प क्या था? माउंट पिलाटस? हाँ, माउंट पिलाटस। ये लूसन के ज्यादा करीब है और इसकी गोल्डन राउंड ट्रिप बहुत फेमस है। गोल्डन राउंड ट्रिप? इसमें क्या होता है? इसमें आप लूसर्न से झील में नाव लेकर एल्पिना स्टार्ट जाते हैं। वहां से दुनिया की सबसे खड़ी कॉगव्हील रेलवे ट्रेन पकड़ते हैं जो पहाड़ पर चढ़ती है। सबसे खड़ी? कितनी? इसकी ढलान 48% तक है। ये इंजीनियरिंग का एक नमूना है। ऊपर पिलाटस कूल पहुंचकर आप नज़ारों का मजा लेते हैं। वहां ड्रैगन के मिथकों से जुड़ी गुफाएं भी हैं। अच्छा, और वापसी कैसे होती है? वापसी में आप दूसरी तरफ से एरियल केबलवे और गोंडोला लेकर क्रीन्स तक नीचे आते हैं और वहां से बस पकड़कर वापस लूसन पहुंच जाते हैं। पूरा एक सर्कल बन जाता है। बोट, कॉगव्हील ट्रेन, केबल कार, बस। वाह, ये भी बहुत दिलचस्प लग रहा है। इसमें नज़ारे कैसे होते हैं? पिलाटस से लूसर्न झील और आसपास के आल्प्स का शानदार पैनोरामिक व्यू मिलता है। यहाँ भी हाइकिंग ट्रेल्स हैं। टिटिलिस या पिलाटस चुनना मुश्किल है। एक और विकल्प है माउंट रिगी, जिसे क्वीन ऑफ द माउंटेन्स भी कहते हैं। यहाँ जाने के लिए आप विट्सनाउ तक बोट से जा सकते हैं और फिर वहां से यूरोप की पहली कॉगव्हील रेलवे लेकर ऊपर जा सकते हैं। पहली कॉगव्हील रेलवे? जी हाँ, ये 1871 में शुरू हुई थी। रिगी से भी बहुत सुंदर नज़ारे दिखते हैं और ये स्विस ट्रैवल पास धारकों के लिए पूरी तरह मुफ्त है। ओह, ये तो बड़ी बात है। तो अगर पास है तो रिगी जाना अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल, तो आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से चुन सकते हैं। टिटलिस बर्फ और एक्टिविटीज के लिए, पिलाटिस गोल्डन राउंड ट्रिप और खड़ी ट्रेन के अनुभव के लिए, और रिगी क्लासिक नज़ारों और पास होल्डर्स के लिए फ्री होने के कारण। एक बहुत जरूरी बात आपने पहले कही थी, मौसम चेक करना। हाँ, ये मैं फिर से कहूँगा, किसी भी पहाड़ पर जाने से पहले सुबह होटल में या ऑनलाइन वेबकैम जरूर देख लें। अगर बादल छाए हैं या विजिबिलिटी कम है तो ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं। टिकट काफी महंगे होते हैं। सही बात है, पैसे और समय दोनों बचेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो दूसरे दिन पहाड़ घूम लिया, अब तीसरे दिन कहाँ जाएं? दिन 3। अब हम लूसर्न को अलविदा कहकर इंटरलेकन की ओर पढ़ेंगे। इंटरलेकन, इसका नाम तो बहुत सुना है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, इंटरलेकन एडवेंचर कैपिटल माना जाता है स्विट्जरलैंड का। लूसन से इंटरलेकन की ट्रेन यात्रा भी बहुत खूबसूरत है। लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं। इसे लूसर्न इंटरलेकन एक्सप्रेस कहते हैं, जो गोल्डन पास लाइन का हिस्सा है। रास्ते में नज़ारे अच्छे आते हैं? बहुत सुंदर। झीलें, पहाड़, छोटे गांव, खिड़की से नजर हटाना मुश्किल होता है। इंटरलेकन पहुंचकर? इंटरलेकन 2 झीलों के बीच बसा है, लेक थूर्न और लेक ब्रियंस। शहर खुद में शायद उतना ऐतिहासिक ना हो जितना लूसर्न, लेकिन इसकी लोकेशन इसे युंगफ्राउ क्षेत्र घूमने के लिए परफेक्ट बेस बनाती है। युंगफ्राउ, ये वही टॉप ऑफ यूरोप वाला इलाका है ना? जी हाँ, बिल्कुल वही। इंटरलेकन से आप आसानी से यंगफ्राउ, ग्रिंडलवाल्ड, लाउटरब्रुनन जैसी जगहों पर जा सकते हैं। तो यहाँ होटल में चेक इन करें। अंटरजेन, बीटनबर्ग या शहर के केंद्र में कई विकल्प मिल जाएंगे। और दोपहर में क्या करें? मेरी सलाह होगी कि आप किसी एक झील की सैर करें।
स्विस ट्रैवल पास से तो बोट क्रूज फ्री है। वाह, कौन सी झील बेहतर है, थून या ब्रियंस? दोनों ही खूबसूरत हैं। लेक ब्रियंस अपने फिरोजी टर्क्वाइज रंग के पानी के लिए जानी जाती है। आप बोट लेकर ब्रियंस गांव जा सकते हैं। ब्रियंस गांव, वहां क्या खास है? ये एक शांत पारंपरिक स्विस गांव है जो लकड़ी की नक्काशी वुड कार्विंग के लिए मशहूर है। यहाँ की एक गली है ब्रुंगासे, जिसे यूरोप की सबसे खूबसूरत गलियों में गिना जाता है। और हाँ, कुछ लोग इसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू ड्रामा की लोकेशन के तौर पर भी जानते हैं। अच्छा, और दूसरी झील लेक थून? लेक थून थोड़ी बड़ी है। इसके किनारे कई सुंदर गांव और महल कासल्स हैं, जैसे स्पीज और ओबरहोफन कैसल। आप किसी भी एक झील पर कुछ घंटे आराम से बिता सकते हैं, नज़ारों का मजा ले सकते हैं। सुनने में बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। हाँ, पहाड़ों की यात्रा से पहले थोड़ा सुकून जरूरी है। शाम को आप इंटरलैकिन के होए माटे पार्क में टहल सकते हैं, जहां से पैराग्लाइडर्स को लैंड करते हुए देखना भी एक नज़ारा होता है। और खाने पीने का इंटरलैकिन में क्या खास है? इंटरलैकिन टूरिस्ट हब है, तो यहाँ हर तरह के रेस्तोरां मिल जाएंगे। भारतीय रेस्तोरां भी काफ़ी हैं। लेकिन अगर बजट में रहना है तो कूप या मिग्रोस सुपरमार्केट का विकल्प तो हमेशा खुला है। वनीनी जेलाटो की आइसक्रीम जरूर ट्राई करें। ठीक है, तो तीसरा दिन झीलों और इंटरलैकिन के नाम। अब आता है चौथा दिन, जिसका शायद सबको इंतजार रहता है, युंगफ्राउ क्षेत्र। जी हाँ, दिन 4 स्विस आल्प्स के दिल में जाने का दिन है। यहाँ आपके पास मुख्य रूप से 2 शानदार विकल्प हैं। पहला और सबसे प्रसिद्ध है युंगफ्राउ योख टॉप ऑफ यूरोप। टॉप ऑफ यूरोप, ये नाम ही कितना रोमांचक है। यहाँ कैसे पहुँचते हैं? यहाँ पहुँचना अपने आप में एक एडवेंचर है और स्विस इंजीनियरिंग का कमाल भी। इंटरलेकिन ओस्ट स्टेशन से आपको ट्रेन लेनी होती है। 2 मुख्य रास्ते हैं। 2 रास्ते? हाँ, एक रास्ता जाता है ग्रिंडलवाल्ड टर्मिनल तक। वहां से आप एकदम मॉडर्न आइगर एक्सप्रेस गोंडोला लेते हैं, जो आपको सिर्फ 15 मिनट में आइगर ग्लेशियर स्टेशन तक पहुंचा देती है। आइगर एक्सप्रेस, ये नया है शायद। हाँ, ये कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है और इससे यात्रा का समय काफी बच जाता है। दूसरा क्लासिक रास्ता है लाउटर ब्रुनेन और वेंगन होते हुए। ये थोड़ा लंबा है, पर नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। फिर आइगर ग्लेशियर स्टेशन से? दोनों रास्तों से आप क्लाइनेशाइडाइक या आइगर ग्लेशियर स्टेशन पहुंचते हैं और वहां से फिर एक ऐतिहासिक कॉगविल ट्रेन आपको पहाड़ के अंदर बनी सुरंग से होते हुए युंगफ्राउ योख स्टेशन तक ले जाती है, जो यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, 3454 मीटर की ऊंचाई पर। पहाड़ के अंदर सुरंग, वाओ। एसबीबी ऐप यहाँ काम आएगा ना रूट समझने में? बिल्कुल, एसबीबी ऐप आपको बेस्ट कनेक्शन और समय बता देगा। और ऊपर पहुंचकर कैसा होता है नजारा? नज़ारा अविश्वसनीय। स्विंग्स ऑब्जर्वेटरी डेक से आपको विशाल एलेट्स ग्लेशियर का पैनोरामा दिखता है, जो आल्प्स का सबसे लंबा ग्लेशियर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और क्या एक्टिविटीज है वहाँ? आप आइस पैलेस में जा सकते हैं, जो ग्लेशियर के अंदर तराशी गई गुफा है, जिसमें बर्फ की मूर्तियां हैं। अल्पाइन सेंसेशन है, जो युंगफ्राउ रेलवे के इतिहास के बारे में बताता है। और हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची लिंट चॉकलेट शॉप भी यहीं है। चॉकलेट जरूर। कोई जरूरी बात जिसका ध्यान रखना हो? हाँ, ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली होती है, तो कुछ लोगों को एल्टीट्यूड सिकनेस, सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना महसूस हो सकती है। धीरे धीरे चलें, खूब पानी पिएं और ज्यादा जोर न लगाएं। और ये महंगा भी बहुत होता है, सुना है? हाँ, ये स्विट्जरलैंड की सबसे महंगी यात्राओं में से एक है। स्विस ट्रैवल पास या हाफ फेयर कार्ड से डिस्काउंट मिलता है, फिर भी टिकट काफ़ी महंगा पड़ता है। इसलिए यहाँ भी मौसम का साफ होना बहुत ज़रूरी है। वेबकैम देख कर ही जाएं और अपना लंच पैक करके ले जाना पैसे बचाने का अच्छा तरीका है। ठीक है। ये तो हुआ युंगफ्राउ योख। दूसरा विकल्प क्या था? दूसरा बढ़िया विकल्प है ग्रिंडलवाल्ड फर्स्ट। ये युंगफ्राउ योख जितना ऊंचा नहीं है, लेकिन यहाँ एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत हैं। अच्छा, जैसे कि? पहले आपको ग्रिंडलवाल्ड गांव तक ट्रेन लेनी होगी, जो खुद में बहुत खूबसूरत है। वहां से आप गोंडोला लेकर फर्स्ट पहुंचते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है फर्स्ट क्लिफ वॉक। क्लिफ वॉक, ये क्या है? ये पहाड़ के किनारे बना एक मेटल वॉकवे और सस्पेंशन ब्रिज है, जो हवा में लटका हुआ सा लगता है। नीचे देखने पर दिल दहल सकता है, पर नज़ारे कमाल के होते हैं, खासकर आइगर पर्वत का। बाप रे, ये तो हिम्मत वालों के लिए है। और क्या है फर्स्ट पर? यहाँ जिप लाइन है, फर्स्ट फ्लायर और फर्स्ट ग्लाइडर। आप माउंटेन कार्ट या ट्रोटी बाइक, एक तरह का स्कूटर, किराए पर लेकर पहाड़ से नीचे तक राइड कर सकते हैं। बचाल्पसी झील तक हाइक भी कर सकते हैं, जो बहुत सुंदर है। तो ये ज्यादा एक्टिविटी ओरिएंटेड दिन हो सकता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो फर्स्ट एक जबरदस्त विकल्प है।
और ये युंगफ्रायॉक से थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। तो अब फिर वही सवाल, युंगफ्रायॉक या ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट? ये आपकी प्राथमिकता पर है। अगर आपको टॉप ऑफ यूरोप का अनुभव लेना है, ग्लेशियर देखना है, सबसे ऊंची जगह पर जाना है, तो युंगफ्रायॉक। अगर आपको एडवेंचर एक्टिविटीज करनी है, क्लिफ वॉक का रोमांच चाहिए और थोड़े अलग नज़ारे देखने हैं, तो ग्रिंडेलवाल्ड फर्स्ट। ठीक है, ये अच्छी क्लैरिटी मिली। क्या इस दिन और कुछ भी कर सकते हैं अगर समय मिले? हाँ, अगर आप युंगफ्रायॉक या फर्स्ट से जल्दी वापस आ जाते हैं, तो आप लाउटरब्रुनेन वैली जा सकते हैं। लाउटरब्रुनेन, यहाँ क्या खास है? ये घाटी अपने 72 झरनों के लिए मशहूर है। पहाड़ की चट्टानों से सीधे नीचे गिरते झरने। सबसे फेमस है स्टाउबाक फॉल्स, जो गांव के पास ही दिखता है। आप ट्रुमलबाग फॉल्स भी देख सकते हैं, जो पहाड़ के अंदर बहते 10 ग्लेशियर झरने हैं। ये एक अनोखा अनुभव है। वाह, एक ही दिन में कितना कुछ। खाने के लिए कोई सुझाव ग्रिंडेलवाल्ड में? ग्रिंडेलवाल्ड में कई अच्छे रेस्टोरेंट हैं। रेस्टोरेंटे दे साल्वो का तिरामिसू काफ़ी फेमस है, ऐसा मैंने पढ़ा है। और इंटरलेकन में तो शाकाहारी भोजन के भी काफ़ी विकल्प उपलब्ध हैं। बहुत बढ़िया। तो चौथा दिन एडवेंचर और शानदार नज़ारों से भरपूर रहेगा। अब 5वें दिन कहाँ? दिन 5। आज हम स्विस आल्प्स के एक और आइकॉनिक डेस्टिनेशन की ओर बढ़ेंगे, ज़रमैट। ज़रमैट और मैटरहॉर्न। बिल्कुल। इंटरलेकन से ज़रमैट तक की ट्रेन यात्रा में लगभग 2 से ढाई घंटे लगते हैं और इसमें 1 या 2 बार ट्रेन बदलनी पड़ती है। आमतौर पर स्पीज और विस्क में एसबीबी ऐप फिर से आपका साथी होगा। और ज़रमैट पहुंचकर पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ज़रमैट एक कार फ्री गांव है। यहाँ पेट्रोल वाली गाड़ियां अलाउड नहीं हैं। कार फ्री मतलब वहाँ गाड़ियाँ चलती ही नहीं? सिर्फ छोटी इलेक्ट्रिक टैक्सियां या होटल शटल चलती हैं। अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको उसे पास के टैश गांव में पार्क करना होगा और वहां से शटल ट्रेन पकड़कर ज़रमैट आना होगा। ये तो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, गांव छोटा है और पैदल घूमने में ही मजा है। और गांव में घुसते ही अगर मौसम साफ है तो आपको दूर से ही वो दिख जाएगा। मैटरहॉर्न। जी हाँ, दुनिया के सबसे पहचाने जाने वाले पहाड़ों में से एक मैटरहॉर्न। उसका वो पिरामिड जैसा आकार, बस देखते ही रह जाते हैं। टॉब्लोरोन चॉकलेट की इंस्पिरेशन भी यही है। हाँ, बिल्कुल। तो ज़रमैट में मैटरहॉर्न के नज़ारे कहाँ से सबसे अच्छे मिलते हैं? सबसे क्लासिक और शानदार नज़ारों के लिए आपको गॉर्नर ग्रैड बैन लेनी चाहिए। ये क्या है? ट्रेन है। हाँ, ये यूरोप की सबसे ऊंची ओपन एयर कॉगव्हील रेलवे है। ये आपको ज़रमैट से लेकर गॉर्नर ग्रैट रिज 3089 मीटर्स तक ले जाती है। ऊपर स्टेशन पर एक ऑब्जर्वेटरी और होटल भी है। और वहां से मैटरहॉर्न कैसा दिखता है? एकदम परफेक्ट, सीधा सामने, बिना किसी रुकावट के। साथ में आसपास के ग्लेशियर्स और कई दूसरी 4000 मीटर से ऊंची चोटियां भी दिखती हैं। ये नज़ारा भूलना मुश्किल है। 183 मीटर तक ले जाता है। यहाँ से आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलता है, जिसमें स्विस, इटालियन और फ्रेंच एल्प्स दिखते हैं। 360 डिग्री व्यू? यहाँ भी ग्लेशियर केव वगैरह है? जी हाँ, यहाँ भी एक ग्लेशियर पैलेस है, एक सिनेमा लाउंज है और आप इटली की तरफ स्कीइंग भी कर सकते हैं साल भर। क्या बात है, गर्मियों में भी स्कीइंग? हाँ, ये यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा समर स्कीइंग एरिया है। गॉर्नर ग्रैट या ग्लेशियर पैराडाइज फिर से चुनना पड़ेगा। गॉर्नर ग्रैट से मैटरहॉर्न का ज्यादा आइकॉनिक सीधा व्यू मिलता है। ग्लेशियर पैराडाइज ज्यादा ऊंचा है और पैनोरामिक व्यू बेहतर है। आपकी पसंद? हाइकिंग के शौकीनों के लिए भी कुछ है ज़रमैट में? बहुत कुछ। ज़रमैट हाइकिंग के लिए स्वर्ग है। एक बहुत फेमस हाइक है 5 लेक्स ट्रेल। 5 सीनवेक? 5 लेक्स ट्रेल। इसमें 5 झीलें आती हैं। हाँ, और इनमें से कुछ झीलों, खासकर स्टिलेसी में, शांत पानी में मैटरहॉर्न का खूबसूरत प्रतिबिंब। ये फोटोग्राफर्स की पसंदीदा जगह है। लेकिन इसके लिए भी मौसम का साफ होना और हवा का शांत होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ज़रमैट में भी मौसम बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। मैटरहॉर्न अक्सर बादलों में छिपा रहता है, तो अगर आपको साफ नजारा मिले तो आप खुद को भाग्यशाली समझें। और ज़रमैट में खाने के लिए क्या खास ट्राई करना चाहिए? अब जब आप स्विट्जरलैंड में हैं तो स्विस फॉन्ड्यू तो बनता है। फॉन्ड्यू? हाँ, सुना तो है। ये चीज का होता है ना? हाँ, ये पिघले हुए चीज, अक्सर ग्रुयेर और वाशेरिन और व्हाइट वाइन का मिश्रण होता है, जिसे एक पॉट में धीमी आंच पे रखा जाता है। आप ब्रेड के टुकड़ों को लंबे फोक से उसमें डुबोकर खाते हैं। सुनने में तो दिलचस्प है। क्या ये सबको पसंद आता है? मैंने सुना है कुछ लोगों को चीज और वाइन का कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग सकता है। हाँ, ये हो सकता है। स्वाद थोड़ा स्ट्रॉन्ग और अलग होता है, पर ये क्लासिक स्विस अनुभव है। इसे एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। ग्रुप में खाने में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, फॉन्ड्यू ट्राई करेंगे। और मीठे में हॉट चॉकलेट? ज़रमैट में हॉट चॉकलेट पीने का मजा ही कुछ और है।
पेटी रॉयल जैसी जगह अच्छी हॉट चॉकलेट के लिए जानी जाती हैं। और रहने के लिए ज़रमैट में कोई खास होटल? अगर बजट है तो बियोसाइट ज़रमैट जैसे होटल हैं जहां से मैटरहॉर्न का व्यू मिलता है, और स्पा भी है। अगर एडवेंचर चाहिए तो फ्लूहेल्प हॉट जैसी माउंटेन हट में रुक सकते हैं, जहां से सूर्यास्त के नज़ारे कमाल के होते हैं, पर वहां हाइक होके जाना पड़ता है। वाह, ज़रमैट तो सपनों जैसा लग रहा है। तो ये हुआ 5वां दिन। अब छठे दिन क्या? दिन 6। आज हमारे पास कुछ विकल्प हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप थोड़ा आराम से चलना चाहते हैं या एक और दर्शनीय ट्रेन यात्रा का अनुभव लेना चाहते हैं। अच्छा, पहला विकल्प क्या है? पहला, थोड़ा आरामदायक विकल्प। आप सुबह थोड़ा और ज़रमैट गांव में घूम सकते हैं, कुछ आखिरी तस्वीरें ले सकते हैं, और फिर दोपहर में ज्यूरिक के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। ज़रमैट से ज्यूरिक, ये लंबी यात्रा होगी। हाँ, ये लगभग 3.5 से 4 घंटे की यात्रा है, जिसमें 1 या 2 बदलाव होंगे। ये आपको सीधे आपके अंतिम डेस्टिनेशन ज्यूरिख के करीब ले आएगी। रास्ते में कहीं रुक सकते हैं? अगर आप चाहें और समय हो तो आप रास्ते में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में कुछ घंटों के लिए उतर सकते हैं। बर्न का पुराना शहर ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और देखने लायक है। फिर वहां से ज्यूरिक के लिए ट्रेन ले सकते हैं। ये एक अच्छा विकल्प है। ज्यूरिक पहुंचकर होटल में चेक इन कर लेंगे। हाँ, ज्यूरिख में आप ओएलाकॉन जैसे इलाके में रुक सकते हैं जो एयरपोर्ट के पास है और जहां अच्छे रेट्स मिल जाते हैं, या फिर ओल्ड टाउन में रुक सकते हैं जो ज्यादा आकर्षक पर महंगा है। ठीक है, ये तो हुआ पहला विकल्प। दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प उन लोगों के लिए है जिन्हें दर्शनीय ट्रेन यात्राओं का बहुत शौक है। इसमें आप ज़रमैट से पहले मॉन्ट्रे जाएंगे। मॉन्ट्रे, ये कहाँ है? ये लेक जिनेवा के किनारे बसा एक बेहद खूबसूरत शहर है। ज़रमैट से यहाँ तक ट्रेन में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। मॉन्ट्रे में क्या देख सकते हैं? आप लेक जिनेवा के किनारे प्रोमेनेड पर टहल सकते हैं, प्रसिद्ध शिलोन कैसल देख सकते हैं जो झील के किनारे बना है, और फ्रेडी मर्क्यूरी का स्टैचू भी देख सकते हैं। फ्रेडी मर्क्यूरी, क्वीन वाले? जी हाँ, उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल यहीं बिताए थे। फिर मॉन्ट्रे से आप गोल्डन पास एक्सप्रेस जैसी किसी दर्शनीय ट्रेन को पकड़कर इंटरलैकन या लूसर्न होते हुए ज्यूरिख की ओर बढ़ सकते हैं। गोल्डन पास एक्सप्रेस, ये भी बहुत फेमस है ना? हाँ, ये मॉन्ट्रे से इंटरलेकन के बीच चलती है और इसके पैनोरामिक कोच से नज़ारे बहुत सुंदर दिखते हैं। लेकिन इस पूरे रूट में ज़रमैट मॉन्ट्रे गोल्डन पास ज्यूरिख की यात्रा का समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। हाँ, ये तो पूरा दिन ट्रेन में ही निकल जाएगा शायद। बिल्कुल। और आपको ट्रेनों के कनेक्शंस और रिजर्वेशंस, खासकर गोल्डन पास पर सीट रिजर्वेशन, पहले से अच्छी तरह प्लान करने होंगे। तो ये चुनाव है आराम से ज्यूरिख पहुंचने और बर्न घूमने, या फिर पूरा दिन यात्रा करके एक और शानदार दर्शनीय मार्ग देखने के बीच। बर्नाइना एक्सप्रेस का भी नाम सुना है मैंने। हाँ, बर्नाइना एक्सप्रेस भी एक विश्व प्रसिद्ध दर्शनीय ट्रेन है जो स्विट्जरलैंड से इटली जाती है, लेकिन वो पूर्वी स्विट्जरलैंड में है, और इस 7 दिन की यात्रा योजना में उसे फिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक कि वो आपकी मुख्य प्राथमिकता न हो। समझ गई। तो छठे दिन के लिए ये 2 मुख्य विकल्प हैं। ज्यूरिख पहुंचकर रात को खाने के लिए कोई सुझाव? ज्यूरिख एक बड़ा शहर है, तो यहाँ खाने के अनगिनत विकल्प हैं। आप ब्रिज जैसे फूड हॉल में जा सकते हैं जहाँ कई तरह के स्टॉल होते हैं, नूबा जैसा पैनेशियन रेस्टोरेंट है, या ज़ूम फ्रेशन मैक्स जैसा बियर गार्डन, और चॉकलेट के लिए स्प्रुंगली या लेडराज की दुकान पर जाना तो बनता है। स्प्रुंगली के लग्जमबर्गली मैक्रोन्स। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो अब हम पहुंच गए हैं यात्रा के आखिरी दिन, दिन 7। दिन 7। आज ज्यूरिख घूमने और फिर वापसी की उड़ान पकड़ने का दिन है। तो ज्यूरिख में क्या क्या देखना चाहिए, कितना समय देना चाहिए? ये आपकी फ्लाइट के समय पर निर्भर करेगा। अगर शाम की फ्लाइट है तो आपके पास पूरा दिन है। ज्यूरिख का ओल्ड टाउन आल्टस्टार्ट बहुत आकर्षक है। आप लिम्माट नदी के दोनों किनारों पर घूम सकते हैं। और वो पहाड़ी जहां से शहर का व्यू मिलता है? हाँ, लिंडेनहॉफ हिल, ये ओल्ड टाउन में ही है। यहाँ से नदी, ओल्ड टाउन और चर्चों का बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ये एक शांत जगह है जहाँ लोग शतरंज भी खेलते हैं। शॉपिंग के लिए भी कोई जगह है, वो फेमस स्ट्रीट बानहॉफस्ट्रास। ये दुनिया की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव शॉपिंग स्ट्रीट्स में से एक मानी जाती है। यहाँ बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स के स्टोर हैं। विंडो शॉपिंग करने में भी मज़ा आता है। हाँ, खरीदने की हिम्मत शायद ना हो। और ज्यूरिख के चर्च? 2 मुख्य चर्च हैं, ग्रॉसमुंस्टर जिसके 2 टावर शहर की पहचान है, और फ्राउमुंस्टर। फ्राउमुंस्टर खासकर अपनी रंगीन कांच की खिड़कियों के लिए फेमस है, जिन्हें प्रसिद्ध कलाकार मार्क शगाल ने बनाया है। शगाल की खिड़कियाँ, ये तो जरूर देखनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके पास स्विस ट्रैवल पास है और समय है तो आप ज्यूरिख झील पर एक छोटी बोट क्रूज भी कर सकते हैं, ये पास में शामिल होती है। और चॉकलेट लवर्स के लिए लिंट का कुछ है वहाँ? हाँ, लिंट
होम ऑफ चॉकलेट। हम्म। ये शहर से थोड़ा बाहर है, लेकिन चॉकलेट प्रेमियों के लिए जन्नत है। यहाँ एक म्यूजियम है, आप चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया देख सकते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन भी यहीं है। सबसे बड़ा चॉकलेट फाउंटेन, वाह! यहाँ जाने के लिए पहले से बुक करना पड़ता है? हाँ, ये काफी लोकप्रिय है, तो टिकट्स पहले से ऑनलाइन बुक करना बेहतर रहता है, खासकर वीकेंड पर। तो ज्यूरिख सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंटर या एयरपोर्ट सिटी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इतिहास, संस्कृति, कला, शॉपिंग और प्रकृति का एक बढ़िया मिश्रण है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए समय देना चाहिए। ठीक है, तो ज्यूरिख घूमने के बाद आप कुछ आखिरी स्विस स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं, चॉकलेट, चीज, स्विस चाकू या घड़ी। फिर ज्यूरिख मेन स्टेशन हॉफबानहोफ से एयरपोर्ट के लिए लगातार ट्रेनें चलती हैं, जो सिर्फ 10-15 मिनट में आपको एयरपोर्ट पहुंचा देंगे। एयरपोर्ट पहुंचना आसान है मतलब? बहुत आसान। और फिर अपनी मीठी यादों के साथ घर वापसी। वाह! तो ये थी 7 दिनों में स्विट्जरलैंड की एक झलक। लूसन के पुल से लेकर इंटरलेकेन की झीलों तक, युंगफ्राउ की ऊंचाइयों से लेकर मैटरहॉर्न के जादू तक, और आखिर में ज्यूरिख के शहरी आकर्षण तक। हाँ, एक तरह से हमने स्विट्जरलैंड के कुछ मुख्य आकर्षणों को छूने की कोशिश की है। ये एक तेज रफ्तार वाला कार्यक्रम लग सकता है, पर 7 दिनों में पहली बार जाने वालों के लिए ये एक अच्छा अनुभव दे सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इतने कम समय में भी कितना कुछ देखा और महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये भी सच है कि स्विट्जरलैंड में इतना कुछ है कि ये सिर्फ सतह को खरोचना जैसा है। हर घाटी, हर गांव की अपनी कहानी है, अपना आकर्षण है। तो ये यात्रा कार्यक्रम एक सुझाव है, इसे अपनी पसंद के हिसाब से बदला जा सकता है। एकदम। अगर आपको हाइकिंग ज्यादा पसंद है तो आप पहाड़ों में ज्यादा समय बिता सकते हैं। अगर आपको शहर और म्यूजियम पसंद है तो आप लूसन, बर्न या ज्यूरिख में ज्यादा समय दे सकते हैं। अगर सिर्फ आराम करना है तो किसी झील किनारे शांत जगह चुन सकते हैं। मौसम के हिसाब से प्लान में बदलाव करने के लिए तैयार रहें। लचीलापन बहुत जरूरी हो सकता है। आज पहाड़ पर जाने का प्लान हो पर मौसम खराब हो तो आप शहर घूम सकते हैं या म्यूजियम जा सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि स्विट्जरलैंड में हर जगह कुछ ना कुछ खूबसूरत देखने को है ना? बिल्कुल, अगर एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। आपको बस खुले दिमाग से यात्रा करनी है। तो उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को अपनी पहली स्विस यात्रा प्लान करने में कुछ मदद मिलेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है। स्विट्जरलैंड एक महंगा देश जरूर है, पर अनुभव जो मिलते हैं वो अनमोल होते हैं। सही कहा। और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हमने इस 7 दिन की यात्रा में काफी कुछ कवर करने की कोशिश की, एक जगह से दूसरी जगह भागे, पर क्या स्विट्जरलैंड का असली मजा शायद थोड़ा धीरे चलकर किसी एक इलाके में ज्यादा समय बिताकर वहां की संस्कृति, लोगों और प्रकृति में गहरे उतरकर ज्यादा आता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद अगली यात्रा में कम जगहों पर ज्यादा समय बिताने का नजरिया अपनाया जा सकता है। किसी एक घाटी को गहराई से जानना या किसी कम बेहतरीन रास्ते पर निकल पड़ना। हाँ, शायद यही स्विट्जरलैंड को और करीब से जानने का तरीका हो। सोचने वाली बात है। बिल्कुल।